तो हमने लास्ट टाइम रेट कांस्टेंट डिफाइन किया था, इसीलिए कि मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस में लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन सिलेबस में है, लेकिन रेट कांस्टेंट नहीं है। अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर सिलेबस में है तो उसके न्यूमेरिकल भी है, रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल होंगे रेट एक्सप्रेशन से, उसमें रेट कांस्टेंट भी आएगा। तो इसलिए जरूरी था कि हमें रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन पता हो। अलबत्ता वो क्वेश्चन जिनका ताल्लुक रेट कांस्टेंट निकालने के न्यूमेरिकल से होगा वो नहीं करेंगे, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के न्यूमेरिकल है ऑब्वियसली वो तो हमारे सिलेबस में होंगे। तो वो है भी बहुत आसान, वैसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट अस सी, अब रेट एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं, बना लेते हैं बस। तो उसके बाद सवाल बहुत सिंपल है, आइए देखें। बुक में है, क्वेश्चन है 12 और पेज है 243। और decomposition of ethyl chlorocarbonate ClCO2 C2H5। यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है at 200 डिग्री सेंटीग्रेड। Initial rate when the initial concentration of ClCOO CH2CH3 is 0.25 है। तो पहले तो एक छोटी सी चीज समझे, कंपाउंड है इसका नाम है इथाइल क्लोरोकार्बोनेट, और इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के दो तरीके हैं। ये जो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ClCO2 C2H5, और नीचे इक्वेशन में भी यही लिखा है मगर अलग अलग करके, यानी CO2 मिलाकर लिखने के बजाय COO लिख दिया, C2H5 मिला के लिखने के बजाय CH2 CH3 दो टुकड़ों में लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कंपाउंड का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन उन्होंने दोनों तरीके से लिखा है, बच्चे खामा में समझ पता नहीं ये कोई और चीजें होगी। तो दे आर सेम। दिस इज इथाइल क्लोरोकार्बोनेट, एक कंपाउंड है। इस रिएक्शन में ये कंपाउंड टूट रहा है, इसका एक टुकड़ा बन रहा है CO2, एक टुकड़ा बन रहा है CH2 CH। ये तो इक्वेशन दे दी उन्होंने। अब वो आपसे कह रहे हैं कि K रेट कांस्टेंट हमने आपको दे दिया और आपको हमने कंसंट्रेशन 0.25 दे दी इसी कंपाउंड की। तो अब आप हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालकर बताएं। तो इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, जिसमें आप सबसे पहला काम डाटा बनाएं। आपको दो चीजें गिवन है, एक
रेट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.3 into 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और दूसरी चीज आपको दी गई है कंसंट्रेशन ऑफ Cl COOCH2CH3 यानी इथाइल क्लोरोकार्बोनेट, और वो है 0.25 कैपिटल M। कैपिटल M सिंबल है मोलैरिटी का, जिसको हम क्या लिखते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखें या कैपिटल M लिखें, इसका एक ही मतलब है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, रेट। अब क्या काम करना है, जो कल सिखाया था कि अगर इक्वेशन गिवन हो तो रेट एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। तो अब ये रही इक्वेशन, इसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट है, लंबा चौड़ा है रिएक्टेंट उसका फॉर्मूला, लेकिन है वो एक ही। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि रेट is directly proportional to the concentration of Cl COOCH2CH3, यानी रेट एक्सप्रेशन बनेगी रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ Cl COOCH2CH3। मेरे ख्याल में अब आपको साफ दिख रहा है, रेट आपको निकालना है, उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल क्लोरोकार्बोनेट, दोनों डाटा में गिवन है। पुट कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, किसका खत्म हो गया। k की वैल्यू 1.3 into 10⁻³ और इसका यूनिट है सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन है 0.25 जिसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जिसे कैपिटल M से जाहिर किया है। तो आप दो चीजें मल्टीप्लाई कर दीजिए और मुझे बताइए क्या जवाब आया। 3.25 into 10⁻⁻⁴ यूनिट होगा कैपिटल M सेकेंड इनवर्स, और कैपिटल M चूंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब को कहते हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी स्टाइल के होंगे, ज्यादा से ज्यादा हम इक्वेशन चेंज करेंगे बस। तो आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, उससे आप रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे। रेट एक्सप्रेशन में दो चीजें आएंगी, कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू गिवन होगी, पुट कीजिए, आंसर निकालिए। अब बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, पेज 244। The rate constant for decomposition of nitrogen dioxide is 1.8 into 10⁻³ decimeter cube mole inverse second inverse. What is the initial
rate when the initial concentration of NO2 is 0.50 capital M or 0.50 mole per decimeter cube. दोनों तरह से कॉन्सेंट्रेशन लिखी है। अभी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का कॉपी है, सिर्फ ये कि इक्वेशन चेंज हो गई है। सो ऑब्वियसली उसी इक्वेशन के हिसाब से आप रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो रेट एक्सप्रेशन बनाइए, कॉन्सेंट्रेशन और रेट कांस्टेंट अभी भी गिवन है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से आ सकता है। पहली कोशिश आप कीजिए। सबसे पहले बना आपका डेटा, रेट कांस्टेंट है 1.8 into 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उसके बाद आपको दी गई है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और आपको निकालना है रेट। इक्वेशन को देखते हुए आप इसकी रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ NO2, उसके साथ 2 लगा हुआ है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ अब आपकी रेट एक्सप्रेशन हो गई रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन NO2 का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस इतना सा ही फर्क है, रिएक्टेंट यहाँ पर भी एक ही है मगर उसके 2 मोल्स थे, इसलिए जब आप रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे तो कंसंट्रेशन पर स्क्वायर आएगा और जब स्क्वायर आएगा तो अब आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो k की जगह लिखेंगे 1.8 into 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर, यूनिट है इसका डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। हम सब चीजें यूनिट्स के साथ लिख रहे हैं ताकि फाइनल यूनिट खुद ब खुद हमारे सामने आ जाए। अगली बात में आप यूं ही लिखें 0.5 का स्क्वायर होगा कितना 0.25 और उसके यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सिंपलीफाई कीजिए 0.25 और 1.8 मल्टीप्लाई होंगे, दिस इज 450 और यूनिट चेक कीजिए अब आप तो वो बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ डेसीमीटर की पावर 3 है, यहाँ डेसीमीटर की पावर -6 है, ये मिलके बन जाएगी डेसीमीटर की पावर -3। यहाँ मोल इनवर्स है, यहाँ मोल स्क्वायर है, ये बन जाएगा मोल की पावर 1, सेकंड इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा।
तो मैंने जब आपको यूनिट सिखाया था के का, उस वक्त भी यही कहा था दो टाइप की रिएक्शन हमारे सिलेबस में, एक जिसमें रिएक्टेंट का 1 मोल हो, एक जिसमें रिएक्टेंट के 2 मोल्स हो। तो ये दोनों उसी स्टाइल की इक्वेशंस थी, एक में 1 था, एक में 2 थे, और दोनों जगह पर आपने रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन गिवन था। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। अब जैसा मैंने आपसे कहा था, रेट एक्सप्रेशन जब हमने बनाई तो उसमें 3 बातों को डिस्कस करना था। अब हमने रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट और उससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल भी देखे। हमारा कंसर्न अब तीसरी और आखिरी चीज से है, विच इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब उसका भी इसी से लिंक है, तो देखिए वो क्या कहता है आपसे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको डिफाइन करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, X mole of A reacts with Y mole of B to form certain product. According to law of mass action, rate is directly proportional to this, and this is the rate expression. अब ये काम हम इससे पहले 2 दफा कर चुके हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में भी ये 2 लाइन की डेरिवेशन की, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन में भी की, और अब तीसरी दफा, क्योंकि इससे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन होगा। तो अब यहाँ भी कोट करते हैं, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड रेट expression, K is called, K is proportionality, constant, also called rate constant, and X plus Y is called order of reaction. सबसे पहले हमने रेट एक्सप्रेशन बनाकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वो तारुफ पेश किया जो अब तक हम 2 दफा लिख चुके हैं। तो आपको इस सिर्फ इस पैरा से ये पता चल रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि एक रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्शन के, रिएक्टेंट्स के, वही असल में यहाँ पावर में आएंगे और वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखते हैं ये बात कितनी सही है और इसमें क्या एक्सेप्शन है। तो अब ये कहने के बाद हमने कहा एंड इट डिफाइन एक्स, अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, it is the sum of exponents on concentration terms in rate expression. तो जब आप किसी भी रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस रेट एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स हैं जो ब्रैकेट में लिखी जाती है उनकी पावर्स को जमा करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑब्वियसली यही मतलब यहाँ ये रेट एक्सप्रेशन है और ब्रैकेट में ए और बी लिखा हुआ है, सिर्फ उनकी पावर्स जमा करें। ठीक है, यहाँ पे कोई बात आ रही है। दूसरी डेफिनेशन,
molecules whose change in concentration can alter the rate of reaction. ये आपसे ये कह रहा है कि ये किसी भी रिएक्शन में मौजूद उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की तादाद को कहते हैं जिनकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज होता है, या यूं कह लीजिए जिन पर रेट प्रोपोर्शनल है। तो अब इस डेफिनेशन से पहली दफा अगर कोई गौर से अल्फाज सुने तो उसे एक हल्का सा डाउट होगा। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में कहा कि एक रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं रेट सबसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर यहाँ आपके ये कहने का क्या मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सिर्फ उनको गिनो जिनकी कंसंट्रेशन से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उनको क्या गिनो, मतलब सबको गिनो ना, सबसे है। ये बिल्कुल बड़े चालाकी वाले जुमले हैं। पहला जुमला, हम फर्स्ट ईयर अलावा में सिर्फ उन बच्चों को एडमिशन देंगे जो मैट्रिक में पास हो जाएंगे। दूसरा जुमला, फर्स्ट ईयर अलावा के वो बच्चे खड़े हो जाए जो मैट्रिक में पास हैं। इसे शक हो रहा है ना, बता आपने सब खड़े हो जाए, खुद ही तो आपने कहा है जो मैट्रिक में नहीं होगा आपको तो हम दाखिला ही नहीं देंगे। फिर ये कहने की क्या जरूरत है वो बच्चे खड़े हो जाए जो, जिसका मतलब है फर्स्ट ईयर अलावा में 2-4 वो भी बच्चे जो मैट्रिक में पास नहीं हुए, तो वो कैसे आ गए? ये है वो जुमला जो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है लॉ ऑफ मास एक्शन एक जनरल स्टेटमेंट थी जिसमें हमने ये कह दिया किसी भी रिएक्शन में जितनी चीजें हिस्सा लेती हैं रेट उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मगर अब हम आपके सामने कन्फेस कर रहे हैं इट्स नॉट नेसेसरी। देयर आर केसेस जहां एक चीज रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी, एक चीज रिएक्टेंट होगी, मगर उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर वो चीज ऑर्डर में नहीं गिनी जाएगी। ये कैसी डरावनी बातें कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो इतना अच्छा लग रहा था अभी, इक्वेशन देखो, जो कोई भी रिएक्टेंट में नजर आ रहा है रेट एक्सप्रेशन में डाल दो। भाई आपने हमें वो एक रिएक्शन की इक्वेशन भी लिखा दी, तो इतनी सारी चीजें थी, वो H2SeO3 और 6 मर्तबा आयोडाइड था, हमने तो सबको रेट में डाल दिया था, इससे पूछा ही नहीं था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर मैं आपको इक्वेशन देकर रेट एक्सप्रेशन सबको रेट एक्सप्रेशन और आप बनाते हैं उसे कहा जाता है एक्सपेक्टेड रेट एक्सप्रेशन। जब हम वो लिखते हैं तो हम ये कहते हैं हमें उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, लेकिन जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर आते हैं तो हमसे कहा जाता है पहले कंफर्म कर लो। यानी आपने जो एक्सपेक्टेड रेट एक्सप्रेशन लिखी है उसे पहले कंफर्म कर लो। इसका मतलब है ऑर्डर निकालने के लिए जरूरी है कि हम तमाम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बारी बारी क्रॉस करें थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वेशन देखकर डायरेक्ट नहीं बनाया जाता, जैसे अभी लग रहा है कि हमने बना लिया है, अभी कैसे ही लग रहा है इक्वेशन देगी खत्म, उनका नहीं। असल में जब हम न्यूमेरिकल इसके आपको देंगे तो आप इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं सबको ऑर्डर में नहीं लाएंगे, बल्कि पहले एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम कंफर्म करेंगे क्या वाकई रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट कहेंगे हाँ है, हम कहेंगे ओके। क्या वाकई रेट कंसंट्रेशन ऑफ v की पावर y से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करेगा यस है, तब हम कहेंगे ओके। लेकिन फर्ज कीजिए एक्सपेरिमेंट ने कहा नहीं जी कंसंट्रेशन ऑफ b से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो फिर हम b को अपनी रेट एक्सप्रेशन से निकाल देंगे। इसका मतलब है नॉर्मल क्वेश्चंस में तो हम इक्वेशन से रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं जो कि एक्सपेक्टेड रेट एक्सप्रेशन होती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम क्रॉस कंफर्म करके एक्सपेरिमेंटल डाटा से रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो हो सकता है सारे रिएक्टेंट रेट एक्सप्रेशन में आ जाए, हो सकता है एक आधा माइनस हो जाए।
इसलिए कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिना प्रैक्टिकल किए नहीं निकाला जा सकता, इक्वेशन को देखकर जबानी नहीं निकाल सकते। इसलिए जब हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के सवाल देंगे तो आपकी उंगली पकड़कर आपसे एक्सपेरिमेंट तो नहीं कराएंगे, लेकिन अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपसे शेयर करेंगे और आप उस रिजल्ट को देखकर फैसला करेंगे कि इस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट हैं क्या रेट सबसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या कोई एक आधा बीच में जाली चीज भी आ गई है। तो इसलिए ये डेफिनेशन याद आएगी कि सिर्फ उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को गिनिए जिनकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज होता है। अगर कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर वो हमारी कंफर्म रेट एक्सप्रेशन से भी निकल जाएगा और वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी शामिल नहीं होगा। मसलन मैं अब एक बहुत जबरदस्त और आसान मिसाल दूं जिसमें हम बगैर एक्सपेरिमेंट किए ही बता देंगे कि कौन रेट एक्सप्रेशन में आएगा और कौन नहीं आएगा। वो क्या है, पहले इसको पूरा ना लिख लें, ऐसी बीच में कुछ हो जाएगा। तो जो बात मैंने यही पहले इसकी डेफिनेशन पूरी करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन by simply the number of reacting molecules from balanced chemical equation, but it is determined through एक्सपेरिमेंट्स। ये जो बात मैंने अभी आपसे कही वो लिख दी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद नंबर ऑफ मोल से डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करते कि आपने इक्वेशन में देखा x मोल A के हैं y मोल B के हैं तो यही ऑर्डर हो गया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम इसे हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के जरिए क्रॉस कंफर्म करके निकालते हैं और उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि ऐसा भी होता है कि एक रिएक्शन में मौजूद सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन उनकी चेंज करें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे रिएक्शन में हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, यानी उसमें कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर कोई फर्क पड़ रहा है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। ऐसे भी रिएक्शन है अगर किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर फर्क पड़ा वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा, किसी के दो मॉलिक्यूल्स चेंज करने से रेट पर फर्क पड़ा वो सेकंड ऑर्डर कहलाएगा, किसी में तीन मॉलिक्यूल चेंज करने से रेट पर फर्क पड़ा थर्ड ऑर्डर। तो जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वैसे ऑर्डर बनेगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is 0 and such reactions are called zero reactions. Case 3 and such reactions are called third order reactions. तो कम से कम वैल्यू 0 है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 3 है। तो 0 1 2 3 ये वैल्यूज हो सकती हैं। 0 हो तो 0 ऑर्डर, 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 हो तो सेकंड ऑर्डर, 3 हो तो थर्ड ऑर्डर। तो अब ये एक डिटेल्ड डेफिनेशन हो गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। और अब मरहला आ गया कि जो जो अजीब अजीब बातें मैंने की हैं उन्हें मैं तफसील से समझाऊं और इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊं। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्वेशन देखकर जब हम रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं तो हम उसमें मौजूद सारी चीजें उसमें लिख देते हैं, ठीक है। ये टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड रेट एक्सप्रेशन है। उसके बाद जब हम इसमें ये कहते हैं अच्छा भाई x + y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कहते हैं एक मिनट पहले इसे क्रॉस कंफर्म करें।
क्या वाकई आपने तो दावा कर दिया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी a टू दी पावर x, इसे हम एक्सपेरिमेंट करके पहले कंफर्म करें, अगर कंफर्मेशन मिल गई तो ठीक है, वरना फिर हम इसे हटाएं। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा कुछ रिएक्शन जीरो ऑर्डर होते हैं। जीरो ऑर्डर का तो मतलब ये है कि जितने भी रिएक्टेंट उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं किसी की भी कंसंट्रेशन रेट को चेंज नहीं करती। ऐसे कैसे रिएक्शन हो सकते हैं? बड़े मशहूर रिएक्शन है, आप तो माशाल्लाह बायोलॉजी वाले हैं ना। ओहो, याद ही नहीं रहा। अच्छा, ये डेफिनेशन पूरी हो गई। अब मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो अलग से आपके समझने के लिए है। ऐसे रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर हो वो कौन से रिएक्शन है? उन्हें कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये वो रिएक्शंस हैं जिनके लिए सनलाइट जरूरी है। ऐसा एक रिएक्शन बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पेट भर के दे दूं, पानी भी पेट भर के दे दूं, सनलाइट ना दूं, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा? होगा ही नहीं। आप कहें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ाते जाएं कार्बन डाइऑक्साइड, सारी दुनिया के लिए आए, सूरज की रोशनी ना दें, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन, एक तो ये फोटोसिंथेसिस है, ऐसे केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन हैं, इनको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि हमेशा सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं। ऐसे रिएक्शंस में कंसंट्रेशन रेट रिएक्टेंट की जितनी चाहे बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक सनलाइट नहीं होगी रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन की सारी स्पीड सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पे डिपेंड करती है। तो ऐसे रिएक्शंस में रेट सनलाइट पे डिपेंड करता है, किसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर इसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब अगर मैं आपके सामने कोई रिएक्शन लेकर सिर्फ ये बता दूं कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, या उसके एरो पे लिख दूं सनलाइट, बस काफी है। आप समझ जाएंगे बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के कि इस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हैं कोई भी रेट एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। ये तो रेट इन पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके बनाता है HCl। इसमें हम लिखते हैं दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे ही किसी ने लिख दिया यहाँ सनलाइट, दैट इज एन इंडिकेशन कि इस रिएक्शन में रेट ना हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना क्लोरीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट पे करता है। तो फिर हम इसकी रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? हम इसकी रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं, rate is proportional to the concentration of hydrogen की power 0, chlorine की power 0. Power 0 means 1. चीजें खत्म हो जाती है। तो अब यूं लिखने की वजह ये है ताकि आप ये तो बताएं ये रिएक्टेंट हैं मगर इनका कंसंट्रेशन रेट पर कोई इफेक्ट नहीं रखा। तो जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम उसे रेट एक्सप्रेशन में जीरो पावर के साथ लिखते हैं, ताकि जब आप ऑर्डर निकालने के लिए पावर जमा करें तो 0 + 0 0, ठीक है ना। तो इस तरह, और दूसरी लाइन लिखूंगा तो ऐसे। तो ऐसे रिएक्शन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जब आप उनकी रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं। और इस रेट एक्सप्रेशन के बाद अगर कोई आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, आप कहेंगे वो जो पहली डेफिनेशन है उसके मुताबिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, कर दे एक्सपोनेंट जमा, 0 + 0 0। ठीक हो गई बात। तो कम से कम एक टाइप तो आसान हो गई। आज के बाद कहीं भी आपको कोई ऐसा रिएक्शन मिले जो सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है, तो आप फौरन समझ जाएंगे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें कंसंट्रेशन से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बात हो गई। अब हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें और सिचुएशंस आएंगी। हम कुछ रिएक्शंस ले आएंगे जिसमें दो रिएक्टेंट होंगे सपोज, और हमें ये चेक करना होगा क्या रेट दोनों की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ किसी एक की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या दोनों से ही नहीं है, जो भी केस हो। तो उसके लिए हमेशा हमें कोई डेटा दिया जाएगा और हम उस डेटा में वैल्यूज को देखकर फैसला करेंगे कि जब हमने कंसंट्रेशन चेंज की तो क्या रेट चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो ये अपनी नौइयत का जरा डिफरेंट स्टाइल का सवाल होता है। अनफॉर्चुनेटली 9th मैट्रिक और ये फर्स्ट ईयर
जो ये कराची बोर्ड से बच्चे करते हैं, हमें इस बात की आदत नहीं है कि हम डेटा देखकर उसकी मदद से सवाल सॉल्व करें। हम लोग तो वही रटे रटाए तरीके से करते हैं। तो जो बच्चे ओ लेवल्स करके आते हैं उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा आदत दिलाई जाती है कि अगर हम आपको टेबल की फॉर्म में कोई डेटा दें तो आप उसकी मदद से सवाल सॉल्व करें, हमें नहीं है। तो हमारे सिलेबस में ये वाहिद क्वेश्चन है जो डेटा इंटरप्रिटेशन का है, और ये अब बहुत रेगुलरली आता है, बहुत ही आसान। लेकिन वही बात है कि हम इसके आदी नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स कराएंगे ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए। ठीक है, तो अब ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम